नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे आप तैयारी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए कर रहे हैं, एचएएस के लिए, एलाइड के लिए, या फिर आप तैयारी एचपीआरसी के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर क्लेम्स एंड होल्ड्स डिस्प्यूटेड टेरिटरी अराउंड विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि जम्मू और कश्मीर हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के आसपास विवादित क्षेत्र का दावा जो है वो करता है। अब देखिए, डिस्प्यूट बाउंड्रीज में थोड़ा थोड़ा चला रहता है। ये इतना बड़ा डिस्प्यूट नहीं है, परंतु इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर के साथ जो डिस्प्यूट रहता है वो रहता है चंबा का जो चुराहा रीजन है उसको लेकर। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चंबा के चुराहा रीजन पर जो है वो क्लेम किया जाता है जम्मू कश्मीर के द्वारा। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वो हिमाचल प्रदेश के जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है, इसलिए वहां पर जो है वो विवाद जो है वो थोड़ा जो है वो रहता है। तब आपने यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें जो है ध्यान रखनी है। एक तो आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश को जो जम्मू कश्मीर साइड से दर्रा जोड़ता है वो कौन सा दर्रा आता है। एक पादरी दर्रा जो है वो आता है। पादरी दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर या फिर चंबा को जो है जम्मू कश्मीर से जो है वो जोड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के मैप में कि हिमाचल प्रदेश जो है वो किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है, अगर देखिए चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो सबसे टॉप में ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट। ये चंबा डिस्ट्रिक्ट है, साइड में जो है जम्मू कश्मीर के साथ इसकी बाउंड्री जो है वो लगती है। अगर हम इंडियन स्टेट हिमाचल के स्टेट्स की ही बात करते हैं तो चंबा जो है वो एक तो लाहौल स्पीति के साथ बाउंड्री शेयर करता है, एक जो है ये कांगड़ा के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये दो ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके साथ जो है ये बाउंड्री शेयर जो है वो करता है। ये आपको चंबा के बारे में पता होना चाहिए। अब जब बात डिस्ट्रिक्ट चंबा की हो रही है, इसकी ज्योग्राफी की थोड़ी सी बात हो रही है, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा के एरिया की भी आपको थोड़ी सी जानकारी जो है वो होनी चाहिए कि इसका जो एरिया है वो कितना है और इसका एरिया पूरे हिमाचल के एरिया का कितना % जो है वो कवर करता है। अगर डिस्ट्रिक्ट चंबा के एरिया की अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट चंबा का एरिया जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ 6522 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे हिमाचल के एरिया का 11.71% जो है वो कवर करता है। ये आपने ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट चंबा की जो डेंसिटी थी, एक बार पेपर 1 में डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट चंबा की पूछ ली गई इंडिविजुअली, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा की जो डेंसिटी थी 2011 की जनगणना के अनुसार, अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार डिस्ट्रिक्ट चंबा की डेंसिटी जो था वो 80 थी। ये आपने ध्यान रखना है। पूरे हिमाचल में जो है वो जो पूरे हिमाचल की डेंसिटी है वो 123 है और सबसे कम डेंसिटी जो है वो लाहौल स्पीति की आती है। 2 लाहौल स्पीति की जो है वो डेंसिटी है। लाहौल स्पीति के बाद किन्नौर की डेंसिटी 13 आती है और किन्नौर के बाद तीसरे नंबर पर जो है ये चंबा जो है वो आता है, जिसकी डेंसिटी सबसे कम है और 80 जो है वो इसकी डेंसिटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां से इतना सब जानने के बाद अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन डिड द असेंबली वाज रिवाइव्ड इन हिमाचल प्रदेश। ये नहीं पूछा गया है यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश में असेंबली की स्थापना कब हुई या फिर पहली असेंबली जो है वो कब बनी। यहाँ पर यह पूछा गया है कि असेंबली को रिवाइव कब किया गया। रिवाइव करने का मतलब पुनर्जीवित है। हुआ क्या था, पूरा सिनेरियो जो है हम यहाँ पर समझेंगे, परंतु सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये रिवाइव हुई कब थी। ये रिवाइव जो था वो 1963 में जो था वो हुई थी। अगर आप जब भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो बने कब से लेकर कब तक बने, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री वाईएस परमार बने थे। 1952 में जो है वो पहले मुख्यमंत्री वाईएस परमार बने। 1952 से लेकर 1956 तक इनका कार्यकाल जो है वो रहा। अब 1956 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बना दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर इलेक्शन नहीं होते और 1956 के बाद जो है वो एक और चीज जो है वो बीच में होती है कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो 1957 में टेरिटोरियल काउंसिल जो है वो बना दिया जाता है ठाकुर करम सिंह की अध्यक्षता में। तो यहाँ पर विधानसभा के इलेक्शन जो है वो नहीं होते फिर टेरिटोरियल काउंसिल में। फिर 1963 में ये टेरिटोरियल काउंसिल जो है वो हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो कन्वर्ट कर दी गई। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कब ये रिवाइव हुई, तो ये 1963 में जो है वो रिवाइव हुई थी, क्योंकि 1963 में जो हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया, कन्वर्ट उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में कर दिया गया और फिर दूसरी बार जो है वो मुख्यमंत्री वाईएस परमार ही बनते हैं। 1963 में दूसरी बार ये मुख्यमंत्री जो था वो बने। 1963 से 1967 तक का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। 1967 में फिर इलेक्शन होते हैं और तीसरी बार ये मुख्यमंत्री बनते हैं। 1972 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। 1972 में फिर से इलेक्शन हुए, ये फिर से मुख्यमंत्री बने और 1977 तक जो है ये मुख्यमंत्री जो है वो
रहते हैं। तो इतना सब आप इनके बारे में जो है वो ध्यान रखें। फिर बाद में चलकर इन्होंने रिजाइन कर दिया था। रिजाइन करने के पीछे जो है वो कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन इन्होंने नहीं दिया था। कहा जाता है कि उस टाइम पार्टी का नेतृत्व जो इंदिरा गांधी कर रही थी उनके द्वारा तो इनको फोर्स भी किया गया था कि भाई आप रिजाइन मत कीजिए, आप कांग्रेस के साथ रहिए। कांग्रेस तो बेशक इन्होंने नहीं छोड़ी थी, परंतु मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था। फिर रामलाल ठाकुर जो है वो मुख्यमंत्री बने, परंतु इन्होंने नहीं सुनी थी। और आज के टाइम में आपको लगता है पॉसिबल कि ऐसे कोई मुख्यमंत्री का पद छोड़ देगा? पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये बड़ी ही बेसिक सी चीजें हैं कि पहले के टाइम में वैल्यूज ज्यादा थी और आज के टाइम में जो है वो वैल्यूज थोड़ी कम हो गई हैं। वैल्यूज जो आपकी खुद की मॉरल वैल्यूज हैं, जो आपकी खुद की जो है वो वैल्यूज हैं, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन विच ईयर मेजर हे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कुल्लू वेंट टू स्पीति एंड टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पीति। तो बोलते हैं कि स्पीति की बात की जा रही है कि मेजर हे जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर कुल्लू के जो है वो उस टाइम हुआ करते थे। ये जो है वो बोलते हैं कि कब स्पीति गए थे और स्पीति का प्रशासन इन्होंने जो है वो संभाला था। अगर हम मेजर हे की बात करते हैं कि मेजर हे जो है वो स्पीति कब गए, कब इन्होंने स्पीति का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो संभाला था, तो ये बात है 1849 की। 1849 की बात है। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1849 में जो है ये स्पीति जाते हैं और वहां का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो संभाल लेते हैं। अब 1849 में इनके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन तो संभाल लिया गया था, परंतु एक बात आपने ध्यान रखनी है कि एडमिनिस्ट्रेशन इनके द्वारा जो है बेशक जो है वो संभाल लिया गया था, परंतु जो नोनो हुआ करता था, नोनो वहां पर जो है वो एक उपाधि थी जो वजीर को दी जाती थी। इन्होंने इस क्षेत्र को जो है वहां के वजीर को जो है वो सनद के रूप में जो था वो दे दिया था। खुद एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने अपने पास रखा, मतलब जो नोनो वजीर था वहां का उसको जो है वो डायरेक्टली रिपोर्ट करना पड़ता था असिस्टेंट कमिश्नर को। अगर एक और क्वेश्चन हम ऐसा ही देखें तो एक और सिमिलर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जो स्पीति है वो कब अंग्रेजों के अधीन जो था वो आ गया था। अगर हम स्पीति की बात करते हैं तो स्पीति अंग्रेजों के अधीन जो था वो कब आया था, तो ये 1846 में। 1846 में जो अमृतसर की संधि हुई थी, अमृतसर संधि जिसको बोलते हैं, उसके बाद जो है वो स्पीति सीधे तौर पर अंग्रेजों के अधीन जो था वो आ गया था। और आपने एक और बात ध्यान रखनी है कि स्पीति के बारे में जो बड़े ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं खासकर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो कनिंघम थे उनके द्वारा लाहौल की यात्रा कब की गई? 1839 में उनके द्वारा लाहौल की यात्रा जो है वो की गई थी। और लाहौल स्पीति जो है वो सिखों के कब्जे में जो है वो कब आया था? तो लाहौल का क्षेत्र जो है वो सिखों के कब्जे में 1840 में आ गया था। 1846 में अमृतसर की संधि होती है अंग्रेजों और गुलाब सिंह के बीच में, तो स्पीति जो है वो फिर अंग्रेजों के पास चला जाता है, अंग्रेजों के अधीन जो है वो आ जाता है। अंग्रेजों ने जो है वो बलिराम को लाहौल का पहला नेगी जो है वो बनाया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय स्पीति का जो वजीर हुआ करता था, मैंने आपको बताया नोनो वजीर ने जो है वो अंग्रेजों की सहायता जो है वो उस टाइम की थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय भी जो है वो अंग्रेजों की सहायता जो है वो की गई थी। अंग्रेजों ने जो है वो लाहौल के वजीर अमीर चंद को जो है वो राय बहादुर की उपाधि उस टाइम जो था वो दी थी, जब सहायता उन्होंने की थी प्रथम विश्व युद्ध में, तो उसके बाद ये उपाधि उनको दी गई थी। तो इतना सब आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बोलते हैं यहाँ पर कि बरूस पास और बुरान घाटी सिचुएटेड इन विच फॉलोइंग वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में ये बारूस दर्रा या फिर यूं कहिए कि बुरान घाटी जो है वो स्थित है। तो ये बारूस दर्रा बुरान घाटी हिमाचल प्रदेश की जो है वो सांगला वैली में जो है वो आता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर ये आते हैं, ये जो सांगला वैली है ये इंपॉर्टेंट वैली है। यहाँ पर एक नदी बहती है बसपा, तो बसपा नदी के द्वारा इसको ड्रेन किया जाता है, तो बसपा वैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा, बसपा किसकी सहायक नदी आगे चलकर बनती है, ये आप कमेंट कर जो है वो बताएंगे। अगर हम बात करते हैं कि ये जो हम बात सांगला वैली की जो है वो कर रहे हैं, तो सांगला गांव भी आता है, ये भी आपने ध्यान रखना। उसी गांव में ये जहां उस गांव के चारों तरफ जो घाटी बनती है उसी को जो है वो सांगला वैली जो है वो बोल देते हैं। इसी वैली में जो है वो लमखांगा पास भी आता है, बोरसू पास भी आता है और कामीलोगो पास भी जो है वो आता है, बुरान घाटी आती है, बरूस पास जो है वो आता है। तो इसी वैली में जो है ये सब चीजें जो है वो आती हैं। अगर हम बात करते हैं बसपा वैली की, तो यहाँ का जो लास्ट विलेज आता है वो कौन सा आता है, अंतिम गांव यहाँ का कौन सा आता है? तो चितकुल गांव यहाँ पर आता है, जो कि यहाँ का अंतिम गांव जो है वो कहा जाता है, जिसको जो यहाँ का इस वैली का जो है वो अंतिम गांव है।
अगर हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो किन्नौर में और भी इंपॉर्टेंट वैलीज जो हैं वो आती हैं। सबसे फेमस वैली जो यहाँ पर आती है वो बसपा वैली ही आती है, और बसपा वैली को ही जो है वो सांगला वैली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। हमारे पास कुछ ऐसे दर्रे भी आते हैं, बोलते हैं कि जो किन्नौर को जो है वो जो किन्नौर है उसको उत्तराखंड के गढ़वाल साइड से जो है वो जोड़ते हैं। उन दर्रों में आपने जो है वो प्रमुख दर्रे जो है वो कुछ प्रमुख दर्रे आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि उनके बारे में रैंडम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि कौन कौन से, एक तो हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑप्शन में बुरान घाटी, ये दर्रा है जो बारूस पास है, ये भी जो है वो किन्नौर को गढ़वाल साइड से जोड़ता है। नामिखागा पास मैंने आपको बताया था, कामिलागा दर्रा भी हमने पढ़ा, बोरसा पास हो गया, चरंग पास हो गया। इस तरह के कुछ दर्रे जो हैं वो किन्नौर को जो है वो गढ़वाल साइड से जो है वो जोड़ते हैं, उत्तराखंड के साथ जो है वो जोड़ते हैं। इतना सब याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए, तो आप हमारी जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज के साथ टाइमली जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, जितना जल्दी रिवाइज करेंगे उतना जल्दी ही जो है वो चीज़ों को अटेन कर पाएंगे, और चीज़ों को एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार रिवाइज भी जो है वो कर पाएंगे। वैसा ही अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 की, तो पेपर 1 की टेस्ट शीट्स के साथ भी जो है वो आप टाइमली जुड़ सकते हैं। इस टेस्ट शीट्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। हालांकि पेपर 1 के लिए आपके पास एनफ टाइम भी है, और पेपर 1 के लिए जो है वो आपके पास सही अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि पेपर 1 में अगर रह जाए, पेपर 2 में अच्छा स्कोर आ जाए तो उस बात का दुख बहुत ज्यादा होता है। हमने पिछले साल भी जो है वो कट ऑफ्स देखी थी, जो कट ऑफ्स आती थी, तो किसी के जो है वो पेपर 2 में बहुत अच्छे नंबर, उसी बच्चे के पेपर 1 में जो है वो पास भी नहीं हुआ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो वो दिक्कत आती है जब आप जो है प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते। टेस्ट सीरीज अगर हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रॉपर शेप देना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं एज पर सेंसस 2011 व्हाट वाज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमीरपुर जिले की जो जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर है, वो बोलते हैं जनसंख्या घनत्व हिमाचल का कितना है। हम डेंसिटी की बात जो है वो अक्सर करते रहते हैं, हमने पहले भी अभी बात की डेंसिटी की। अगर हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो आपको पहली बात यहाँ पर जो अच्छी तरह से याद रखनी है कि हिमाचल प्रदेश की जो डेंसिटी 2011 की जनगणना के अनुसार है, वो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई, वो कितनी है, वो 123 है। सबसे अधिक डेंसिटी अगर किसी डिस्ट्रिक्ट की आती है तो वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की ही जो है वो आती है, और हमीरपुर की जो डेंसिटी आती है वो 407 जो है वो आती है। 407 हमीरपुर की डेंसिटी आती है। अगर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर ना मैच करने को भी डेंसिटी पूछ ली जाती है, बहुत बार पूछी गई है इनफैक्ट। जैसे कि हमीरपुर की डेंसिटी कितनी आती है, वो 407 आती है। ऊना की डेंसिटी कितनी आती है, वो 338 आती है, 338 ऊना की डेंसिटी आती है। बिलासपुर की डेंसिटी कितनी आती है, 327 जो है वो बिलासपुर की डेंसिटी आती है। सोलन की डेंसिटी कितनी आती है, 300 जो है वो सोलन की जो है वो डेंसिटी है। लाहौल स्पीति की डेंसिटी कितनी आती है, 2 आती है। किन्नौर की डेंसिटी जो है वो कितनी आती है, 13 है। और अगर हम बात चंबा की करते हैं तो थोड़ी देर पहले ही बताया गया है 80 जो है वो चंबा की डेंसिटी है। ठीक है, ये यहाँ पर हमने लगभग जो है 6-7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिमाचल के कवर कर लिए। बचे हुए डिस्ट्रिक्ट्स में कांगड़ा आता है जिसकी डेंसिटी जो है वो 263 जो है वो आती है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू की जो डेंसिटी आती है वो भी 80 ही जो है वो आती है। जैसे चंबा की 80 है, कुल्लू की भी जो है वो 80 है। मंडी की डेंसिटी जो है वो 253 आती है। शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है उसकी डेंसिटी, शिमला की डेंसिटी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, शिमला की डेंसिटी जो है वो 159 जो है वो आती है। यहाँ पर पहले तो शिमला लिखते हैं, शिमला की डेंसिटी 159 है, ये ध्यान रखें आप। तो ये सिरमौर बच गया एक डिस्ट्रिक्ट, 12वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट, तो उसकी 188 जो है वो आती है। तो ये आपने 12 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में ध्यान रखना है। अब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स की ध्यान रख लीजिए, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट की ध्यान रख लीजिए, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने पढ़ाई की है उसकी ध्यान रख लीजिए। ऐसे ऐसे कर लिंक कर ध्यान रखेंगे तो 12 डिस्ट्रिक्ट आराम से कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन 2024-25 एडवांस एस्टीमेट। तो बोलते हैं कि 2024-25 का जो सेकेंडरी सेक्टर है उसके बारे में कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर सही है, उसकी ग्रोथ रेट के बारे में आपको बताना है।
अब यहाँ पर जो डाटा दिया गया है, एक बात तो आपने क्लियर ध्यान रखनी है कि ये 2024-25 का जो है वो पूछा गया है। कब का पूछा गया है? 2024-25 का पूछा गया है, क्योंकि HPRC अभी भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस बीच में डाल रहा है जो 2024-25 के हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डाल रहा है जो 2025-26 के। तो दोनों ही हम डाटा जो है वो देख लेंगे। अगर हम बात 24-25 की जो है वो कर रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है कि सेकेंडरी सेक्टर की, जिस सेकेंडरी सेक्टर की यहाँ पर बात हो रही है, बोलते हैं इट वाज मोर देन 23-24, ये तो गलत है। बोलते हैं इट वाज 8.1% या फिर इट वाज 9.8%, इट वाज लेस देन 2021-22, या फिर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही होगी। तो सही स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, हम बात यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ की जो है वो कर रहे हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर की जो ग्रोथ रही वो कितनी रही? वो रही इट वाज 8.1%। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। वो 8.1% जो है वो हिमाचल प्रदेश में रही और 2024-25 के एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो है हम ये बात जो है वो कर रहे हैं। अगर हम 2024-25 के एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ही देखते तो सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ जो है वो 8.1% जो है वो आंकी गई है। और इससे पहले 2023-24 में जो फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट आया था उसमें 9.4 ये थी। एक बात ये ध्यान रखें। अब हमें चलना होगा 2024-25 से 2025-26 की ओर। 2025-26 की ओर जो है वो चलना होगा, क्योंकि ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो 2025-26 की ओर थोड़ा सा चलते हैं और 2025-26 में आपने ये ध्यान रखना है कि 2000 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 2025-26 के एडवांस एस्टिमेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो ग्रोथ रेट थी वो 7.7% थी। और ये एडवांस एस्टिमेट है, ये सिर्फ एक AE मतलब एडवांस एस्टिमेट जो है वो है। अब देखिए, जैसे कि 2024-25 में एडवांस एस्टिमेट के अनुसार 8.1% थी, वैसे ही 2025 में ये 7.7% थी। तो इतना ध्यान रखना चाहिए। सेकेंडरी सेक्टर में जो है वो कौन कौन से सब सेक्टर आते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ये इस तरह के सारे सब सेक्टर जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। तो ये भी एक इकोनॉमी का क्वेश्चन जो है वो बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं अंडर मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना, हाउ मेनी डेज ग्रांटेड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड टू एलिजिबल हाउसहोल्ड इन अर्बन एरियाज। तो यहाँ पर बात जो है वो किसकी की गई है? यहाँ पर बात मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना की बात जो है वो की गई है। तो बोलते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना है, इसके तहत जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर जो है वो ग्रांटेड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाई जाती है 120 दिनों की। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। एक साल में 120 दिनों की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने की ये जो है वो बात करती है योजना। इस योजना को जो है वो उस टाइम जो है वो लॉन्च किया गया था जब कोविड का टाइम था, लोगों का रोजगार जा चुका था, लोग जो है वो बेरोजगार हो गए थे ज्यादा। तो उस टाइम जो है ये मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना जो है वो लॉन्च की गई थी। इसके बारे में सच क्वेश्चन पूछा जाता है तो इतना ही पूछा जाएगा कि कितने दिनों का रोजगार देने की ये बात करती है। तो 120 डेज का गारंटेड रोजगार देने की ये बात करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ कुल्लू वाज गिवन द टाइटल ऑफ राय ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। तो बोलते हैं कि 1857 की क्रांति के दौरान कुल्लू के निम्नलिखित शासकों में से किसे राय की उपाधि जो है वो दी गई थी। अब ये कुल्लू की बात जो है वो की जा रही है और बात ये 1857 के विद्रोह की जो है वो की जा रही है। अगर हम कुल्लू में 1857 के विद्रोह के अनुसार जो है वो बात करते हैं तो कौन से यहाँ के ऐसे शासक हुए जिनको राय की उपाधि जो है वो दी गई। तो राय की उपाधि जो है वो ज्ञान सिंह को जो है वो दी गई थी। ज्ञान सिंह, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब 1857 का विद्रोह और कुल्लू रियासत, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो जानना जरूरी है। अगर हम बात कुल्लू रियासत की करते हैं तो कुल्लू रियासत जो है वो यहाँ पर जो है वो 1840 में ही जो है वो सिखों ने कंट्रोल कर लिया था। कुल्लू रियासत 1840 से लेकर 1846 तक जो है वो सिखों के अधीन रहती है और उसके बाद यहाँ पर 1846 में जो है वो क्या होता है, अंग्रेज जो है वो अंग्रेजों के अधीन जो है ये रियासत जो है वो आ जाती है। कुल्लू को 1846 में कांगड़ा का उपमंडल बना दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और इस उपमंडल का पहला जो असिस्टेंट कमिश्नर सहायक आयुक्त बनाया गया था वो कैप्टन हे को बनाया गया था, जो हम पहले भी जो है वो पढ़ रहे थे लाहौल स्पीति के संदर्भ में, वो कैप्टन हे को जो है वो बनाया गया था।
अब 1857 का जब विद्रोह हुआ तो 1857 के विद्रोह में कुल्लू के शासक ज्ञानचंद जो था वो थे, और ज्ञानचंद को जो है वो राय की उपाधि जो है वो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। अच्छा देखो, अंग्रेज ना चालाक थे, वो ऐसे उपाधियां नहीं देते थे। वैसे तो आपको पता है कि राजा की उपाधि दी जाती थी, अब यहाँ पर राय की उपाधि जो है वो क्यों दी गई होगी। 1852 में क्या होता है, ठाकुर सिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठाकुर सिंह के बाद ज्ञान सिंह को जो है वो उत्तराधिकारी बनाया गया, परंतु इसको जो है वो ज्ञान सिंह को अवैध पुत्र जो है वो बनाया गया। अवैध पुत्र था क्योंकि ये जो है वो रखेल का पुत्र था, ठाकुर सिंह की रखेल का पुत्र था। अब बोलते हैं अंग्रेजी सरकार जो थी ना, उसने क्या किया, उसने पदवी राजा से बदलकर जो है वो राय कर दी, और राय की उपाधि जो है वो ज्ञानचंद को जो है, ज्ञान सिंह को जो है वो दी गई थी। 1857 में ही जो है वो जब लड़ाई लगी हुई थी, 1857 का विद्रोह था, तो उस टाइम जो है वो एक व्यक्ति प्रताप सिंह नामक व्यक्ति ने जो है वो गद्दी का दावा किया, और गद्दी का दावा जो है वो उसने जब किया तो वहां पर एक विद्रोह जैसी स्थिति जो है वो आ खड़ी थी। अब उस विद्रोह की स्थिति को दबाने के लिए जो उस टाइम वहां के असिस्टेंट कमिश्नर हुआ करते थे मेजर हे के द्वारा जो है वो क्या किया गया, ये जो प्रताप सिंह था इसको बंदी बनवा लिया गया, और बंदी बनवाकर जो है वो धर्मशाला भेज दिया गया, जहां पर बाद में चलकर प्रताप सिंह को जो है वो फांसी दे दी गई थी। तो इस तरह के सिनेरियो भी जो है वो रियासतों में हुए, इस तरह के घटनाक्रम अक्सर रियासतों में जो है वो होते रहते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं व्हेन वाज हिमालयन रियासती प्रजामंडल ऑर्गेनाइज्ड। तो बोलते हैं कि ये हिमालयन रियासती प्रजामंडल कब जो है वो ऑर्गेनाइज जो है वो किया गया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह की ऑप्शंस जो है वो दी गई हैं, और इस तरह का क्वेश्चन हमने अक्सर जो है वो पढ़ा भी है कि कब कौन सी चीज बनी। तो ये जो हिमालयन रियासती प्रजामंडल था ये ऑर्गेनाइज किया गया था दिसंबर महीने में 1938 में। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर भाई दो ना पाई दो जैसे स्लोगन जो है वो रेज हुए। यहाँ पर इसका जो सेक्रेटरी बनाया गया वो पंडित पद्मदेव को जो है वो बनाया गया। परंतु हमारे पास वैसे ही हमें देखने को मिलता है कि अगर प्रजामंडलों की बात हो रही है तो हमारे पास अलग अलग प्रजामंडल बने थे, जैसे कि सिरमौर प्रजामंडल 1939 में बना था, कुनिहार प्रजामंडल भी बनाया गया था, ये भी 1939 में ही जो है वो बनाया गया था। कुनिहार प्रजामंडल जो है वो कुछ डिमांड्स को लेकर जो है वो आवाज अपनी उठाता है, जैसे कि इन्होंने जो है ये कुनिहार प्रजामंडल के जो नेता थे इन्होंने एक आवाज तो ये उठाई कि जो प्रजामंडलों के ऊपर बैन लगाया गया है उस बैन को हटाए, जो लैंड रेवेन्यू लिया जाता है उसको 25% तक घटाया जाए, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको जेलों से रिहा किया जाए, और एक जो है वो रिफॉर्म कमेटी जो है वो बनाई जाए। तो इस तरह की मांगे जो था वो कुछ रखी गई थी कुनिहार प्रजामंडल के लोगों के द्वारा। और वैसे ही हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल भी बना, वो 1946 में जो था वो बनाया गया था। ठीक है जी, तो इस तरह की इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपने ध्यान रखनी है जो हिमाचल प्रदेश में बनी। कुछ एक लगभग हर एक की डिमांड हुआ करती थी, और यही डिमांड्स जो है वो आगे आगे चलती गई, और परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिला कि 1948 में जो है वो एक अलग से पहाड़ी क्षेत्र निकल कर आता है, जिसको ये डिसाइड करते हैं हिमाचल के ही नेता कि हिमाचल जो है वो नाम दिया जाएगा, हिमाचल प्रदेश जिसको नाम दिया गया। और फिर फाइनली 1948 में 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का जो है वो गठन हो जाता है। तो इस तरह से हिमाचल की स्थापना भी जो है वो हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं पॉलीथीन बैन इज स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेड इन द एंटायर स्टेट अंडर हिमाचल प्रदेश अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। ये एक प्रॉपर ऑफिशियल क्वेश्चन है, एचपीआरसी के द्वारा भी पूछा गया था, परंतु वो इस तरह से नहीं पूछा गया था क्वेश्चन, और वो मुझे लगा भी नहीं कि इतना कंपैटिबल ऐसे था क्वेश्चन। बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत हिमाचल प्रदेश के तहत पूरे राज्य में पॉलीथीन प्रतिबंध सख्ती से लागू जो है वो किया गया था। अगर हम पॉलीथीन प्रतिबंध की बात करते हैं कि ये पॉलीथीन का प्रतिबंध जो है वो कब लगाया गया था पूरे हिमाचल के ऊपर और किस एक्ट के तहत जो है ये लगाया गया था, तो ये हिमाचल प्रदेश का जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट है 1995 का। ऑप्शन सी जो है वो इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये आपने इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि कौन से ईयर का जो है ये एक्ट है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट है 1995 का जो है ये एक्ट है। पॉलीथीन की अगर हम बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में पॉलीथीन बैग्स की बात कर रहे हैं, तो पॉलीथीन बैग्स यहाँ पर स्ट्रिक्टली जो है वो बैन्स हैं। आप आज भी देखते हैं कि पॉलीथीन के बैग्स लेकर आप मार्केट में नहीं जाते, ना ही कोई दुकानदार आपको पॉलीथीन का बैग जो है वो देता है।
हिमाचल प्रदेश में जो है वो सरकार ये भी बोलती है कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको भी हम जो है वो परचेज करते हैं। तो प्लास्टिक वेस्ट को जो है वो 75 रुपये प्रति किलो की दर से जो है वो वेस्ट किए प्रति किलो की दर से जो है वो बाई सरकार करती है। ये सरकार जो है वो दावा करती है कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसमें बाई बैक पॉलिसी जो है वो रखी गई है और बोलते हैं कि इसमें जो है वो 75 रुपये प्रति किलो की दर जो है वो निर्धारित की गई है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश के द्वारा जब ये हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1995 लाया गया था, तो हिमाचल भारत का पहला ऐसा स्टेट बना था जिसने जो है वो लेजिस्लेटिव तौर पर जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के तहत जो है वो पहली बार एक्शन जो था वो लिया था। ये आप नोट यहाँ पर करें। और ये तो हमने जान ही लिया कि जो प्लास्टिक है उसको खरीदने की बात सरकार करती है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि एनवायरनमेंट डे हम मनाते हैं, जब एनवायरनमेंट की बात की जा रही है तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल जो है वो हम मनाते हैं। कब मनाते हैं? जून के महीने में जो है ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। 5 जून को जो है ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो मनाया जाता है। हमने टेस्ट सीरीज में भी शायद ये क्वेश्चन डिस्कस किया है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो मनाया गया उसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम जो इस बार रखी गई थी वो रखी गई थी इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। ये थीम जो है वो इसकी जो है वो रखी गई थी। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि थीम भी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन थीम के ऊपर ही बन जाता है। तो जब तैयारी कर रहे हैं एक बात तो ये है कि आप पेपर सेट करने वाले का माइंड रीड नहीं कर सकते कि वो क्या पूछ लेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको हर लेवल से क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करना है और हर लेवल से जो है वो आंसर करने की कोशिश जो है वो करनी है, जो कि हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जान सकें यहाँ से। और जो अच्छे से जो है वो याद रख लेता है, नोट्स को अपडेट करता रहता है, सक्सेस डेफिनेटली मिलती है। ठीक है जी, ये आपने प्रीवियस रिजल्ट से भी नोट किया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। बोलते हैं व्हेन डिड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश अडॉप्टेड द एम्बलम ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो प्रतीक है उसको जो है वो सरकार ने कब अपनाया था, कब उसको अडॉप्ट किया था। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। इससे पिछला जो मिशन एलाइड का पार्ट था उसमें हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था। अभी जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर बताइए। अगर टेलीग्राम पर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग वेरी पेशेंसली।